नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सिविल्स के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज हम फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, जो मौलिक ढांचा है, इस वाले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर जो फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है उसके बाद में ही पढ़ा जाना चाहिए, परंतु क्योंकि फंडामेंटल राइट पढ़ने के दौरान भी कई बार मौलिक ढांचे का जिक्र आएगा, तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं यहाँ पर पढ़वा रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अगर कोई किसी को ये चैप्टर थोड़ा कम समझ में आए तो एक काम वो ये कर सकता है कि जब फंडामेंटल राइट का चैप्टर और एक बार हो जाता है तो इस वीडियो को अगर दोबारा देखेगा वो, तो उसको बहुत ही अच्छी समझ हो जाएगी। हालांकि मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो इसी ही क्लास में समझ में आ जाए, परंतु इसमें कई सारी टेक्निकल चीज जो टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है उसमें कहीं आप जो है उस चीज को पकड़ ना पाए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप जो है, ये जो सुभाष कश्यप जी की बुक है, हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, इस बुक को आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको ये पढ़नी चाहिए। इसके दो तीन कारण है। पहला कारण है कि ये बुक बहुत ही छोटी है, पहली बात। दूसरी बात जो है कि अगर हम ऑथेंटिक बुक की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत को ऑथेंटिक नहीं माना जाता। तो फिर ऑथेंटिक की बात आती है तो डीडी बसु की बात आती है, तो वो फिर उसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा क्लिष्ट है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं उसको, या फिर उसकी हिंदी और इंग्लिश में जो है वो काफी टफ लैंग्वेज, क्लिष्ट लैंग्वेज जो है वो उसमें इस्तेमाल की गई है। तो आप इसको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें न केवल लैंग्वेज सिंपल है बल्कि ऑथेंटिक भी है, और दूसरी बात वो छोटी बुक भी है। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में ऑथेंटिक जानकारी भी आपको देगी। हालांकि आपको अपने नोट्स और वो तमाम सारी जो चीजें हैं वो एम लक्ष्मीकांत से आप बना सकते हैं। कुछ मिस्टेक उसमें भी होती है तो वो आप यहाँ से रेटिफाई कर सकते हैं। हम आज की क्लास स्टार्ट करना चाहेंगे, और आज की क्लास जो है आपके आधारभूत संरचना, मौलिक ढांचे, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहां से उद्भव हुआ। देखिए, जैसे कि हमने संविधान की विशेषताओं में भी पढ़ा था कि हमारी संसद न तो ब्रिटेन की भांति इतनी संप्रभु है, न ही हमारी न्यायपालिका अमेरिका की भांति सर्वोच्च है, बल्कि ये थोड़े थोड़े मामलों में कमतर है। तो ये इन दोनों में ही कई बार सुपरमेसी को लेकर के कौन बड़ा, इसको लेकर कई सारे टसल चले हैं। यानी कि जो जो समन्वय हमने प्राप्त किया है वो बहुत ही लंबे जद्दोजहद के बाद में, न्यायपालिका और संसद में चलने वाली टसल के बाद में हमने प्राप्त किया है। तो एक तो हम इस यात्रा को देखना चाहेंगे कि संसद क्या कहना चाह रही है और न्यायपालिका क्या कहना चाह रही है। संसद कहती है कि हम लोगों के प्रतिनिधित्व को बतलाते हैं, हम लोगों की भावनाओं को का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए संसद में या इस देश में कोई भी कानून और कोई भी विधि या कोई भी संशोधन करने में हमें सक्षम होना चाहिए। जबकि न्यायपालिका ये कहती है कि जो है संविधान निर्माताओं ने क्या सोचकर संविधान बनाया था, तो अगर आप संशोधन इस दिशा में करेंगे कि संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का ही उल्लंघन करेंगे, तो ये तो सही बात नहीं है। तो इन दोनों का जो है इसी आर्गुमेंट के ऊपर जो है वो कई सारे वाद चले हैं। मूल रूप से हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इसमें जो चीजें वर्णित है, मूल विवाद की जड़ यहीं पर विद्यमान है। इसी के दौरान हम ये पाएंगे कि हम जो है मूल अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है या नहीं कर सकती, ये तमाम सारे प्रश्नों की जानकारी मिलेगी। किस प्रकार से ये आर्टिकल वर्णित है और इनमें कौन कौन सी चीजों को लेकर विवाद है। सबसे पहले हम जो है अनुच्छेद 13 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक विद्यमान है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। जब हम फंडामेंटल राइट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए तमाम सारे जितने भी आपके लीगल राइट होते हैं, आपके जो है संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, ये तमाम सारी चीजें हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। परंतु अभी आप देखिए कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो उल्लेखित है, और 13 में क्या लिखा हुआ है। 13 में बेसिकली आप जब 14 से आगे चलेंगे तो 14 से 32 35 तक जो भी आर्टिकल है उसमें जो भी फंडामेंटल राइट है उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 13 में सुरक्षा का प्रावधान किस रूप में किया गया है। 13 को यह शक्ति देता है संविधान निर्माता, या संविधान ये शक्ति देता है कि अगर ये जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल है, अगर संसद कोई भी ऐसी विधि, राज्य कोई भी ऐसी विधि बनाता है जो कि इनमें कोई ना कोई कटौती करता है, तो आप जो है उसको शून्य कर सकते हो, यानी कि आप उसको जीरो कर सकते हो। अपन अक्षर से शब्द से जो प्रावधान है उसकी तरफ जाना चाहेंगे कि 13(1) जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। 13(1) में यह लिखा हुआ है कि संविधान बनने से पूर्व में जो भी प्रवृत्त विधियां है उन, अगर वो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन कर रही है तो वो शून्य होगी।
वो जो है अब प्रचलन में नहीं रहेगी। तो ये 13(1) में क्या लिखा हुआ है, संविधान पूर्व की फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने वाली विधियां क्या होगी, शून्य होगी। संविधान पूर्व में जितनी भी विधियां थी जो कि फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन कर रही है तो वो क्या होगी, अब प्रचलन में नहीं होगी। 13(2) क्या कह रहा है, 13(2) ये कह रहा है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, क्या नहीं करेगा, राज्य जो है कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि क्या करती हो, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है तो वो विधि, सपोज के ये राज्य ने कोई कानून बनाया और इस कानून में ये जो है 6 लाइनें लिखी हुई है, अगर इसमें से ये 2 लाइनें जो है ये फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है, तो 13(2) ये कहता है कि इस विधि का वो भाग उसी सीमा तक शून्य हो जाएगा। यानी कि कोई भी विधि जिस सीमा तक मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी वो क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, वो कट जाएगी। बाकी जो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रही है वो तो बनी रहेगी, परंतु अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली जो जो प्रावधान है वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य कोई भी विधि जो है विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। यदि कोई विधि फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन कर रही हो, फंडामेंटल एफआर का उल्लंघन कर रही हो, तो वह उसी सीमा तक या उसी मात्रा में, उसी सीमा तक या उसी मात्रा में शून्य होगी जिस मात्रा में या जिस सीमा तक वो एफआर का उल्लंघन कर रही है। बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी कानून है XYZ, अगर इसका कोई प्रावधान फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो वो प्रावधान जो है वो क्या होगा, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, आर्टिकल 13(2) के द्वारा या 13(2) के तहत न्यायपालिका के द्वारा। अब जब हम आर्टिकल 13(3) की बात करते हैं तो 13(3) में यह बताया हुआ है कि ये विधि जो शब्द है उसका मतलब क्या है, कि विधि का मतलब है कि संसद द्वारा मतलब है ना, विधि का मतलब है कि राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो ऐसा अधिकार, कानून का या आदेश का अधिकार रखता हो। विधि के तहत आप देखो आदेश है, अध्यादेश है, आपके जो है नियम है, विनियम है, विधि है, उपविधि है, रूढ़ि है, प्रथा है, या फिर जो भी अधिनियम जितने भी पारित होते हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, विधि में। तो 13(3) में विधि की परिभाषा दी हुई है कि विधि क्या है, तो विधि तमाम सारे वो आदेश जो कि राज्य की शक्ति रखते हो या विधि की शक्ति रखते हो, तो तमाम सारे वो आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, रूढ़ी, प्रथा, तमाम सारी चीजें क्या होगी, विधि होगी। अच्छा, अब जब हम ये 13 की बात कर ली है तो अब हम बात करते हैं 368 की। तो 368 आपको पता है कि 368 क्या है, तो 368 जब एक की बात करते हैं तो 368 एक में ये लिखा हुआ है कि संसद या राज्य, संसद जो है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई भी संशोधन कर सकती है, उसको परिवर्धित कर सकती है, उसको परिवर्तित कर सकती है या उसको निरसित कर सकती है। परिवर्तित करना यानी कि उसको एक्सपांड कर सकती है, जो है परिवर्तित करना यानी कि उसमें चेंज या कटौती कर सकती है, और तीसरा जो है निरसित यानी कि उसको जो है अबोलिश कर सकती है। तो क्या कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन के तहत क्या कर सकती है, परिवर्धित कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्धन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है,
या क्या कर सकती है, उसको निरसित कर सकती है, यानी कि अबोलिश कर सकती है, उसको हटा सकती है। तो ये संसद के पास में अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी प्रावधान को जो है वो संशोधित कर सकती है। जबकि 368(2) की बात देखेंगे तो 368(2) में ये कहा हुआ है कि भैया, जैसे इसमें भी कहा हुआ कि संसद जो है संविधान के किसी भी प्रावधान में ये कर सकती है अधिलिखित प्रक्रिया के द्वारा। तो अधिलिखित प्रक्रिया हमने जब संविधान की विशेषता पढ़ी थी तब वहां पर पढ़ा था कि विशेष बहुमत में वही दो बातें, 2/3 बहुमत और जो है आपके उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का 50% +1, उसकी पूरी जो विधा है वो मैंने आपको बता दी थी वहां पर। अब यहाँ पर जो है वो दो तरीके के संशोधन की बातें जो कि अपन ने वहां पर भी पढ़ी थी कि एक तो विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो ये दोनों के दोनों जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर उल्लेखित है, यानी कि यहाँ पर कहा हुआ कि अधोलिखित प्रक्रिया के द्वारा संसद जो है वो संविधान में क्या कर सकती है, परिवर्धन और निरसन कर सकती है अधोलिखित प्रक्रिया के द्वारा। और अधोलिखित प्रक्रिया अपन ने पहले ही जो विशेषता है उसके अंदर पढ़ी थी कि एक तो विशेष बहुमत में कौन कौन सी दो बातें होती है, तो वो आप पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो ये जो है वो मेन जो टसल है वो किस बात पर स्टार्ट हुई, तो मेन टसल इस बात पर स्टार्ट हुई जिसको कि अपन आगे वाली स्लाइड में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि 13 में हमने क्या क्या चीजें देखी है कि 13(1) में संविधान प्रारंभ होने से पूर्व से राज्य के सभी प्रवृत्त विधियां शून्य होगी, जो कि मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकारों से जो भी असंगत है वो सब क्या होगी, शून्य होगी। 13(2) क्या कहता है, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन या न्यून करती हो। अगर कोई मूल अधिकारों का न्यून कर रही है तो वहां पर क्या होगा कि उल्लंघन करने वाली विधि उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। कोई भी विधि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। और विधि से तात्पर्य क्या है, विधि का बल रखने वाली कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपनियम, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी, प्रथा, ये तमाम सारी चीजें क्या है, विधि है। जबकि 368 क्या कह रहा है, 368 संसद के पास में क्या है, संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन और निरसन अधिकतित प्रक्रिया कौन सी है, ये वाली प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। परिवर्तन और निरसन क्या कर सकती है, इस प्रक्रिया के अनुसार विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत। अब बात यह है कि ये जो न्यायपालिका और जो संसद है उसमें टसल किस बात की चल रही है। इन दोनों आर्टिकल में कुछ ना कुछ ऐसा है जिस मामले को लेकर टसल चल रही है। जैसे कि 13(2) जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी विधि जो कि न्यून करती है मूल अधिकारों को, उसका उल्लंघन करता है, अगर संसद उसका उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य करेगी, होगी। ये होगी कौन करेगा, ये वाला जो काम है वो करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आपके अगर किसी भी विधि को शून्य घोषित कर रहा है मूल अधिकार के उल्लंघन करने पर, तो इस विधि का दायरा कितना विस्तृत है। क्या इस विधि का दायरा केवल और केवल आपके जो कार्यपालिका के आदेश और जो नियम विनियम तक ही सीमित है जैसा कि ब्रिटेन में है? क्या इस विधि का जो दायरा है वो संविधान जो संसद है उसके द्वारा बनाई गई कोई भी अधिनियम तक विस्तृत है, या इस विधि का दायरा संविधान संशोधन तक विस्तृत है? यानी कि देखो, एक तो साधारण बहुमत से जो भी कानून बनते हैं क्या केवल उस अधिनियम तक विस्तृत है, या फिर 368 में जो विशेष बहुमत वाली जो प्रक्रिया है उससे पास किए गए किसी भी अधिनियम तक विस्तृत है? इस बात की तरफ जो है हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रहे हैं कि जो मूल बात है ये टसल किस मामले पर चली है कि ये जो विधि शब्द है इसका दायरा कितना फैला हुआ है। क्या केवल आदेश जो कि कार्यपालिका जारी करती है, नियम विनियम जो कि कार्यपालिका बनाती है तक ही सीमित है, या इसका जो विस्तार है वो तमाम सारे जितने भी एक्ट बनते हैं, अधिनियम बनते हैं या सामान्य जो विधियां बनती है उस तक विस्तृत है, या इस विधि का दायरा जो है आपके सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन जो होता है 368 के तहत वहां तक विस्तृत है। मेन जो टसल है वो इसी मामले को लेकर है कि इस विधि का दायरा कितना है, यहां तक है, यहां तक है या यहां तक है। ब्रिटेन में तो पता है हमें यहां तक है, परंतु भारत में कहां तक है? क्या संसद की साधारण विधि को ही शून्य करेगी
मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर, या संविधान संशोधन को भी शून्य कर सकती है मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर। मेन जो टसल है वो इसी मामले को लेकर है। आप थोड़ा सा एक बार इसको देखिए कि ये जो है वो किस मामले को लेकर टकराव की बात कर रहा है। तो हमें यह समझ में आता है कि जो संसद है उसका उस क्या वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती। जैसा कि 368 में कहा हुआ कि संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है, परंतु क्या न्यायपालिका का जो तर्क था कि आप संविधान की आत्मा को बदल दोगे क्या, तो इस मामले पर लेकर जो है तमाम सारी टसल इनके बीच में चलती है। और इसका सबसे पहला जो मामला है वो हमें देखने को मिलता है, जैसा कि अपन ने संविधान की विशेषताओं में भी पढ़ा था, कि जो आपके फंडामेंटल जैसे ही आपको जो है 9वीं अनुसूची के बारे में भी हमने पढ़ा था कि 9वीं अनुसूची का इजाद क्यों किया गया, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन, कृषि सुधार और तमाम सारे जो भूमि सुधार, चकबंदी, हदबंदी को लागू करने के लिए जैसे ही संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सरकार जाती तो संपत्ति धारक जो है कोर्ट में चला जाता और कोर्ट में वाद दायर कर देता कि सरकार जो है हमारे अनुच्छेद 31 के तहत विद्यमान अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो इस मामले को लेकर जो है जब न्यायालय में जाया जाता तो फिर सरकार जो है वो बाध्य हो जाती, क्योंकि न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर देती। तो फिर जो है सरकार ने खुद ही एक प्रथम संविधान संशोधन लाया जिसके अंदर दो बातें कही गई। जैसे कि हम प्रथम संविधान संशोधन 1951 की बात करें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में दो बातें की गई। एक तो अनुच्छेद लाया गया 31 क, जैसे कि हमको पता है कि जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट तब और विस्तार में देखेंगे हम कि 31 में संपत्ति का अधिकार वर्णित था पहले, ठीक है। तो 31 क में इसका अपवाद शामिल कर दिया कि भैया संपत्ति का अधिकार तो है पर कृषि सुधार हेतु संपत्ति को क्या किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है, या उसका जो है एक्विजिशन जो है अधिग्रहण किया जा सकता है। किसका? 31 क में यह प्रावधान कर दिया है संसद ने कि कृषि सुधार के लिए, हदबंदी चकबंदी के लिए, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए जो है हम संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। ये 31 क में जहां पर अधिकार दिया हो उसी के नीचे इन्होंने लगा दिया। अब न्यायालय जो है वो क्योंकि कर सकती है तो फिर आप जो है उल्लंघन हुआ ही नहीं। एक और चीज जो है 31 ख आर्टिकल जोड़ा गया, 31 में ही दूसरा आर्टिकल ये जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि हम जो है एक नई अनुसूची बनाने जा रहे हैं जो कि 9वीं अनुसूची है, और अगर कोई भी कानून बनने के बाद में अगर हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती कि ये कितना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर 13(2) जो अनुच्छेद है वो उस पर लागू ही नहीं होगा कि ये किस मात्रा तक जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है और किस मात्रा तक इसको शून्य किया जाना चाहिए। इस मामले की कोई परीक्षण ही नहीं होगा। तो 31 ख के तहत जो 9वीं अनुसूची है आपकी वो जोड़ी गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो मामला है वो कहां तक बढ़ता है। तो दूसरा जो मामला है वो शंकरी प्रसाद का आता है। शंकरी प्रसाद वाद में जब इसी प्रथम अनुच्छेद जो ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसी को चुनौती देने के लिए शंकरी प्रसाद वाद में जब मामला दायर किया गया तो शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद का पक्ष लिया और ये कहा कि संसद जो है वो सही बात है कृषि सुधार के लिए जमींदारी सुधार कर सकती है और जो है आपकी 9वीं अनुसूची के तहत जो है 9वीं अनुसूची भी शामिल कर सकती है। या देखो ये 31 और 31 क्या बता रहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो रहा है, मूल अधिकारों में कुछ चीजें जुड़ रही है, यानी कि मूल अधिकारों को संसद जो है वो संशोधित कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? 368 के तहत जो है आप जो है मूल अधिकारों का भी संशोधन कर सकते हो। यानी कि 368 के तहत किए गए संविधान संशोधनों का अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन भी कर रहे हैं तो भी उनका परीक्षण नहीं किया जा सकता। जब ये हालांकि 13(2) में तो ये कहा हुआ था कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है उसको हम शून्य घोषित कर देंगे, परंतु यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शंकरी प्रसाद ये कह रहा है कि 13(2) में वर्णित जो विधि शब्द है ना, वर्णित विधि शब्द 368 पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है,
और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विधि नहीं होता है, ये तो संवैधानिक जो है वो विधि हो जाती है या संवैधानिक संशोधन हो जाता है। यानी कि और अगर हम जो है, और कई बार क्या होता है शॉर्ट में अगर कहना चाहे तो 13(2) के तहत 368 जो है वो विधि नहीं है। बहुत ही छोटा पर बहुत ही गहरी बात है ये, कि 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है। एक बार और समझो कि 13(2) में ये क्या कहा हुआ है। 13(2) में ये कहा हुआ है, हाँ यहां पर आप देखिए कि 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है। अगर ऐसी कोई विधि बनाता है तो वो उसी सीमा तक शून्य हो जाएगी। यानी कि राज्य कोई विधि बना ही नहीं सकता ऐसी जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है। अगर बनाता है तो 13(2) के तहत वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। परंतु राज्य क्या कर रहा है, 368 के तहत कोई ना कोई ऐसा संविधान संशोधन कर रहा है, वो उसको परिवर्तित कर रहा है, 13(2) 13 ख डाल के वो उसको परिवर्तित कर रहा है, तो भी आप 13(2) के तहत उसको शून्य जो है वो घोषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शंकरी प्रसाद मामला ये कहता है कि 368 जो है वो 13(2) के तहत विधि शब्द के दायरे में आता ही नहीं है। तो ये जो अपने वेन आरेख बनाया था इसको देखो, शंकरी प्रसाद ये कह रहा है कि विधि का दायरा केवल और केवल यहीं तक है। ये शंकरी प्रसाद कह रहा है। कौन कह रहा है ये शंकरी प्रसाद कह रहा है कि विधि का दायरा केवल और केवल आपके यहीं तक है। जबकि संसद जो है वो संविधान संशोधन कर रही है, तो 13(2) का दायरा कहां तक है, केवल और केवल यहीं तक है। और ये जो है दायरे से बाहर है, इसीलिए इस नाम पर संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि 13(2) जो विधि शब्द के दायरे में, सॉरी 368 जो है वो 13(2) के विधि शब्द के दायरे में आता ही नहीं है। यानी कि जो शंकरी प्रसाद मामला है उसके अंदर 13(2) में वर्णित विधि शब्द 368 पर लागू नहीं होता, या फिर दूसरे लैंग्वेज में 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है। इसको एक और शब्द में अगर हम लिखना चाहें, 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है। इसी को और दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि 368 जो है वो 13(2) में वर्णित विधि शब्द के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो देख लो कि इसकी लैंग्वेज क्या लिखी जानी चाहिए कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में कहा है कि 31 क जोड़ा गया कि संपत्ति का अधिग्रहण के लिए कृषि सुधार के लिए विधि बना सकती है। 31 ख में जो नवी अनुसूची को जोड़ा गया। जबकि शंकरी प्रसाद मामले 1951 में क्या कहा गया, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चुनौती के लिए दायर किया गया था, कि 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होती है। ये जो हमने ये देखा ना अभी आपने कि ये जो है 13(2) जो है वो सामान्य विधियों पर लागू होती है। ये वाली सामान्य विधि जो है यहीं पर लागू होती है। 13(2) जो है वो 368 पर लागू नहीं होती, न कि 368 संविधान संशोधन अधिनियम पर। ठीक है, यानी कि 13(2) जो है वो सामान्य विधियों पर लागू होती है, 368 के संविधान संशोधन अधिनियम पर नहीं लागू होती। अतः संशोधन करके मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है। ऐसा खुद शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि संसद जो है वो संविधान संशोधन कर सकती है 368 के तहत, मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है 368 के तहत। क्यों, क्योंकि 13(2) में जो विधि शब्द है ना उसका दायरा 368 तक नहीं फैला हुआ, वो केवल संसद की सामान्य विधियों तक ही फैला हुआ है। अब एक और देखो, ये जो पश्चिम बंगाल में जो बेला बनर्जी, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी मामला जो 1954 का है, इसमें क्या था कि जैसे ही संसद ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया तो उसमें भी यही बात कही कि भैया हम तो मौलिक अधिकार को घटा सकते हैं, यानी कि संपत्ति के अधिकार को जो है वो कम कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद मामले ने भी उसी को दोहरा दिया, तो संसद की शक्ति या संसद का कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर बढ़ गया। अब फिर वो क्या है कि मनमाने मूल्य पर जो है वो जमीनें जो है अधिग्रहित करने लग गए कि ये तमाम सारा एरिया जो है इसके बदले केवल कुछ नाम मात्र के पैसे ही दिए जाने लगे। तो ऐसे कई सारे जो जमींदार है वो पुनः वापस जो है आपके कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाने पर एक नया वाद दायर किया जाता है कि पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी मामला जो 1954 में किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया ठीक है कि आप जो है संपत्ति का अधिग्रहण कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 31 के ले आए, 31 ख ले आए आप, और जो 368 के तहत जो आप संपत्ति का अधिकार छीन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप जो है वो उचित मुआवजा तो दो। आप उचित मुआवजा नहीं दोगे और संपत्ति का ऐसे ही अधिग्रहण कर रहे हो तो ये वाली बात तो सही नहीं है। या फिर उन्होंने ये कहा कि जो क्षतिपूर्ति जो शब्द है ना उसमें आप उसकी जगह पर, इस बेला बनर्जी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्षतिपूर्ति की जगह पूर्ण क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, मतलब जितना वास्तव में बनता है
जितना मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको दिया जाना चाहिए। देखो, बेला बनर्जी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय उचित मुआवजा जो है शब्द जो है का अर्थ क्या है कि बाजार मूल्य होना चाहिए। बाजार मूल्य में भाई बाजार में इसकी इतनी रेट है, अगर आप इसको अधिग्रहित कर रहे हो तो इतनी रेट आपको देनी पड़ेगी, न कि सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी मनमाना मूल्य। मनमाना मूल्य नहीं है कि ये 100 रुपए ले जाओ और ये सारी की सारी भूमि मुझे दे जाओ, मनमाना मूल्य नहीं, जो बाजार मूल्य है वो उतना देना आपको चाहिए। ऐसा बेला बनर्जी मामले 1954 में जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इन दोनों ही मामलों के ठीक थोड़ा सा लीक से हटकर कि सरकार जो है वो मतलब है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि एक अतिपूर्ण आचरण ना करे। जबकि देखो, क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ क्या है, पूर्ण क्षतिपूर्ति किया गया। इसी मामले के अंदर जो क्षतिपूर्ति जो शब्द है उसको बदलकर क्या कर दिया गया, जैसा कि पहले जो है संपत्ति लेंगे, संपत्ति के बदले आपको क्षतिपूर्ति देंगे, तो क्षतिपूर्ति के नाम पर फिर मनमाने दाम देने लगे। तो फिर बेला बनर्जी मामले में ये जो क्षतिपूर्ति जो शब्द है उसी को बदलकर क्या कर दिया, पूर्ण क्षतिपूर्ति कर दिया। अब देखो, संसद वापस से बैकफुट पे आई थोड़ी सी, तो संसद ने ये सोचा कि अगर ऐसे सबके सबको पूर्ण क्षतिपूर्ति हम देने लग गए तो हमारे बजट का अधिकांश हिस्सा तो इसी पर खर्च हो जाएगा। तो ये जो हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान चला रहे हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा। जब हम जमींदारों से जमीन लेने के बदले ही इतने मोटी मोटी रकम देने लग जाएंगे तो फिर सामाजिक आर्थिक बदलाव कैसे आएगा। तो फिर यहां पर जो संसद है वो पुनः संविधान संशोधन लाती है, चौथा संविधान संशोधन और 17वां संविधान संशोधन। चौथा संविधान संशोधन 1955 और 17वें संविधान संशोधन 1964 में क्या कहती है सरकार कि भैया जो है हम जो क्या करेंगे कि ये प्रतिकर की जो पर्याप्तता के लिए आप बार बार जो न्यायालय में जाते हो ना, ये न्यायालय में जाने का अधिकार ही नहीं है आपको। यानी कि जो भी हम प्रतिफल दे रहे हैं इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो, न्यायालय में इसको प्रश्न नहीं कर सकते हो कि भैया ये जो है वो पर्याप्त है या नहीं है, उचित है या नहीं है, इसको आप मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो। यानी कि संपत्ति के अधिग्रहण भूमि सुधार के मामले में न्यायिक समीक्षा को सीमित करने की कोशिश की। अगर हम किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहित कर रहे हैं, अगर हम जो है भूमि में सुधार कर रहे हैं, तो न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा कर रही है ना कि भैया आपको जो है पूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं, पूर्ण क्षतिपूर्ति करनी है आपको उचित मुआवजा का मतलब बाजार मूल्य देना, ना कि मनमाना मूल्य। ये जो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा कर रही है ना, कौन कौन से मामले में, संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में, कृषि सुधार के मामले में, भूमि सुधार के मामले में, जो न्यायपालिका आपकी जो क्या कर रही है, न्यायिक समीक्षा कर रही है ना, इसको क्या कर दिया इन्होंने कम करने की कोशिश की। किसकी कोशिश की इन्होंने, न्यायिक समीक्षा को सीमित करने की कोशिश की। कौन कौन से मामले में, संपत्ति के अधिग्रहण और भूमि सुधार के मामले में प्रतिकर की पर्याप्तता को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। आप ये जो प्रतिकर बार बार प्राप्त करने की चाह रख रहे हो, तो इसको आप वहां पर प्रश्नगत नहीं कर सकते हो, कहां पर, न्यायालय में। तो फिर ये संविधान संशोधन एक नया आ गया जो कि वापस से संसद को पावरफुल कर रहा है। देखो, यहां पर संसद पावरफुल हुई है, यहां पर ऑलरेडी न्यायपालिका संसद के पक्ष में है, जबकि यहां पर आप देखो कि थोड़ा सा जो है वो संसद का पावर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि यहां पर न्यायालय उसको पूर्ण क्षतिपूर्ति का निर्देश दे रहा है। जबकि यहां पर वापस से संसद जो है वो वापस से पावर में आ गई है, क्योंकि चौथा और 17वें संविधान संशोधन में उन्होंने न्यायिक समीक्षा जो की जाती है क्षतिपूर्ति के मामले की पर्याप्तता जांच के लिए, उसी को ही कम करने की कोशिश की। अब हम अगले वाद की तरफ बढ़ना चाहेंगे जो कि फेमस वाद हुआ है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला वाद। इसमें क्या हुआ, तो हमने अभी कौन कौन सा वाद पढ़ा है, इसको जो है चुनौती कौन से में दिया गया, इसको चुनौती नहीं दिया गया। हाँ, इसको बेला बनर्जी जो मामला है वेस्ट बंगाल वाला, बेला बनर्जी जो वाद है ये 1951 का ही है और ये 1954 का है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि क्षतिपूर्ति की जगह पूर्ण क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति की जगह क्या कहा गया कि आप जो है वो पूर्ण क्षतिपूर्ति में बदल दिया गया क्षतिपूर्ति वाले शब्द को, कि भैया आप जो है वो पर्याप्त जो है क्या दो उनको, क्षतिपूर्ति प्रतिपूर्ति दो, या फिर बाजार मूल्य दो। क्या दो, बाजार मूल्य दो, बजाय के आप क्या देने के, क्या दे रहे थे आप, मनमाना मूल्य, बजाय के मनमाना मूल्य। मनमाना मूल्य नहीं देना आपको, बाजार मूल्य देना आपको, क्षतिपूर्ति नहीं, पूर्ण क्षतिपूर्ति देनी है। इसी के ठीक चुनौती में संसद ने कौन कौन से संविधान संशोधन लागू किए, चौथा संविधान संशोधन और 17वां संविधान संशोधन। 17वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहां पर देखो कि यहां पर फिर वापस वही क्या कहा उन्होंने कि ये जो क्षतिपूर्ति की जो न्यायिक समीक्षा की जाती है उस मामले की न्यायिक समीक्षा सीमित की। तो यहां पर यूं देख लो कि न्यायिक समीक्षा को इसमें क्या किया, न्यायिक समीक्षा को सीमित करने की कोशिश की। न्यायिक समीक्षा को क्या करने की कोशिश की, सीमित करने की कोशिश की, ताकि आप क्षतिपूर्ति के प्रश्न को जो है न्यायपालिका में ना उठा सको, क्षतिपूर्ति के प्रश्न को न्यायपालिकाओं में प्रश्नगत न कर सको। चौथा संविधान संशोधन और 17वें संविधान संशोधन को ही जो है आप पुनः चुनौती मिलती है आपको गोलकनाथ मामले में। और गोलकनाथ मामला बहुत ही फेमस केस है जिसमें 11 न्यायाधीशों ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाले मामले में आप देखोगे जो कि 1967 में आया है, उसमें क्या करती है, जैसे ये 1964 का था, ठीक है, हाँ, और ये जो है आपके 1954 का था। हाँ, 1954 का बेला बनर्जी वाला मामला, ये 1955 का, और ये 1964 का, ये 64 है ना, 64 है। तो आप ये देखो कि हाँ, तो ये जो है आपके 1964 का है और ये 1955 का है, क्योंकि इसको चुनौती जो है यहां पर दी गई। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में क्या कर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में ये जो है यहां पर एक से जो केस है सज्जन सिंह वाला केस, वो पूरी तरीके से छूट गया है आई थिंक। देखो सज्जन सिंह वाला केस नहीं लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, सज्जन सिंह वाला केस नहीं लिखा हुआ। सज्जन सिंह वाले केस में भी जो है इसी को ही वापस से जो है रिपीट किया गया कि भैया जो है संविधान जो है, संसद जो है वो संविधान को संशोधित कर सकती है। हम जो है पूरी तरीके से मामले को पलटने वाले विधेयक के ऊपर बात के मामले के ऊपर बात कर रहे हैं कि गोलकनाथ वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि ये जो 13(2) है इसका दायरा जो है ना केवल आदेश और विनियम तक नहीं है, इसका दायरा केवल संसद की सामान्य विधि पर नहीं है, इसका दायरा कहां तक विस्तृत है, आर्टिकल 368 के तहत जो किया जाने वाला संविधान संशोधन है वहां तक विस्तृत है। यानी कि 368 के तहत जो किया जाने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी 13(2) के तहत विधि है। इसीलिए अगर इस नाम पर अगर आप फंडामेंटल राइट को अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो, फंडामेंटल राइट से अगर कोई छेड़छाड़ करते हो तो वो भी क्या होगा, शून्य या अकृत घोषित कर दिया जाएगा, उसी सीमा तक जिस सीमा तक आप जो है फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। और यहां पर जो है विधि, जो साधारण विधि है वो तो थी ही सही, आदेश और जो कार्यपालिका जो आदेश है वो भी था ही सही, परंतु इसका विस्तार बढ़ाकर पहले केवल यहीं तक था। पहले आप जो देखोगे इस वाले मामले में केवल यहीं तक था, जबकि गोलकनाथ वाले मामले में इसका दायरा बढ़ाकर कहां तक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक हो गया। तो इस वाले मामले को अगर शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि 368 के तहत, हाँ हम ये लिखेंगे 13(2) के तहत जो अनुच्छेद 368 है वो एक विधि है। 13(2) के तहत 368 विधि है, ठीक है, विधि ही है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो फंडामेंटल राइट में 368 के नाम पर कटौती नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप कटौती करोगे तो 13(2) आ जाएगा, 13(2) कर देगा, आपको रोक देगा, 13(2) उस सीमा तक आपको शून्य कर देगा जिस सीमा तक आपने फंडामेंटल राइट को छेड़ा है। यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस है उसके अंदर 1967 में यही कहा गया था कि आप जो है संसद जो है फंडामेंटल राइट में वो कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। 368 द्वारा किया गया संविधान संशोधन 13(2) के तहत क्या है, एक विधि ही है। अतः मूल अधिकार की कटौती, मूल अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती। इस निर्णय ने पूर्व के संशोधन, हाँ एक और चीज इसमें क्या कही गई, इसमें यह कहा गया कि भैया ऐसा नहीं है कि आप जो है, क्योंकि 1967 में ये मामला चल रहा है तो आप 1954 वाला 1960 वाला कोई केस लेके आ जाओ कि देखो ये यहाँ पर जो है सरकार ने हमारी भूमि को अधिग्रहित किया था या हमारे राइट को छीना था तो आप इसको पुनः वापस बहाल करो। गोलकनाथ इस मामले में थोड़े से संयमित रहती है ये वाली बेंच, और वो कहती है कि ये जो मामला है ना वो आगे वाले मामलों पर प्रवृत्त होगा, यानी आगे वाले मामलों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा, यानी कि पहले जो भी हो चुका है, जहां जहां पर संसद ने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया वो भी शून्य हो जाएगा, नहीं। अब आगे जो है अगर संसद
फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो वहां पर वो क्या होगा, वहां पर शून्य होगा, पहले नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो है वो कहा है कि इस निर्णय से पूर्व संशोधन यथावत रहेंगे, यह निर्णय आगामी संशोधनों पर लागू होगा। आगामी जो संशोधन है, जो 1967 के बाद में जो भी आते हैं, वो उनके ऊपर लागू होगा, इससे पहले वाले संशोधनों पर लागू नहीं होगा। इसी संदर्भ में आपको 1970 में जो है ये टसल एक पीक लेवल पर जाती हुई प्रतीत होती है, जब जो है आपके इंदिरा गांधी जो है राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है, जब इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को रद्द करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन दो मामलों के अंदर राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स जो मामले हैं उसको अवैध घोषित कर देती कि भैया ये जो है आपने इनकी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है। क्या, किस तरीके से कि आरसी कपूर बनाम भारत संघ वाले मामले में तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है के निर्णय को अवैध घोषित किया जाता है, और जो माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ वाला मामला है उसमें प्रीवी पर्स जो है उसको समाप्त करने के संशोधन को अवैध घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो मामले हैं, कौन कौन से मामले, एक तो आरसी कपूर बनाम भारत संघ मामला, और एक जो है आपके माधवराव बनाम भारत संघ वाले मामले में, आरसी कपूर बनाम भारत संघ वाले मामले में जो आपके बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जो किया गया था उसको अवैध घोषित किया गया, और जो आपके माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ वाला मामला है उसके अंदर प्रीवी पर्स को जो है उसको रद्द करना वाले संशोधन को अवैध घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर यहां पर देखो जो है आपके जो पार्लियामेंट है वो तो उसका तो अधिकार काफी नीचे जा रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर फंडामेंटल राइट है वो काफी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहां पर भी वो की वही चीज हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी जो है वर्चस्व स्टेब्लिश करता है, पार्लियामेंट नीचे की तरफ जा रही है। तो अब यहां पर इससे जो है तिल मिलाकर या फिर इससे परेशान होकर सरकार ने, यानी कि उस समय की जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने कौन सा संविधान संशोधन लाए, वो 24वां संविधान संशोधन लाए, और 24वें संविधान संशोधन ने पूरी तरीके से मामला जो 13 में हम पढ़ रहे थे ना, उस पूरे ही मामले को बदल दिया। 24 में क्या कहती है, 24 में इंदिरा गांधी सरकार ये संशोधन लेके आई है कि ये जो हमने यहां पर पढ़ा है ना, तो यहां पर 13(3) के बाद में 13(4) एक और जोड़ दिया। 13(4) एक और जोड़ के उन्होंने क्या कहा, 13(4) जोड़ के ये कहा एक ही बात, 313(2) के तहत 368 विधि नहीं है। क्या, 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है। ऐसा कैसा, 368(3) भी लाया, और 368 में क्या कहा, वही 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है। कुल मिलाकर इन दोनों आर्टिकल का कोई संबंध नहीं है, इसका दायरा इतना फैला हुआ ही नहीं है। ऐसा खुद 24वें संविधान संशोधन में जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है वो ये लेके आती है, और इसके तहत जो है आप देखो क्या कहती है वो, कि 24वें संविधान संशोधन में 13(4) लेके आती है एक तो, और 368(3) लेके आती है। दोनों में बात यही कहा हुआ है कि 13 368 पर लागू नहीं होगी। 13 जो है, अनुच्छेद 13 जो है वो 368 पर लागू ही नहीं होगी, बात खत्म। ठीक है, और ये दो नए आर्टिकल दोनों ही आर्टिकल में जोड़ दिया, 13(2) वाले आर्टिकल में भी जोड़ दिया 13(4), और 368 में भी जोड़ दिया 368(3). ठीक है, कहा कि 13(2) में वर्णित विधि शब्द अनुच्छेद 368 को शामिल नहीं है। 13(2) में वर्णित जो विधि शब्द है उसमें 368 शामिल नहीं है, और यह अनुच्छेद 368 पर लागू होगा, लागू नहीं होगा। ये जो अनुच्छेद है 13(2) वो 368 पर क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इसके बाद में जो 25वां संविधान संशोधन है, हालांकि वो जो हम डीपीएसपी वाला जो विवाद पढ़ते हैं उसके अंदर भी पढ़ते हैं, इससे उसका इतना संबंध नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि 25वां जो संविधान संशोधन है उसमें वो क्या बात कहना चाह रहा है। देखो हमने इसके अगेंस्ट में कौन सा वाद आया है, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें उन्होंने कहा एक तो 368(3) जोड़ा और एक 13(4) जोड़ा, दोनों में एक ही बात कही कि 368 जो है 13 जो है 13 वो 368 पर लागू नहीं होगा। 13 जो अनुच्छेद है वो 368 पर लागू नहीं होगा, या 13 के तहत वर्णित विधि शब्द में के दायरे में 368 का संविधान संशोधन नहीं आता। 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें कौन सी बात शामिल की गई थी। आप जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब आर्टिकल 39 के बी और सी में हम पढ़ेंगे कि एक तो भौतिक संसाधनों जितने भी है उनका संवितरण होना चाहिए, यानी कि लोगों में बंटने चाहिए वो,
और एक जो धन है उसका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। दोनों बातें जो है वो लगभग लगभग सिमिलर है। एक तो क्या है कि भौतिक संसाधनों का समवितरण होना चाहिए, मतलब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और मतलब जो धन है उसका संकेंद्रण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, किसी एक व्यक्ति के पास में इतना ज्यादा धन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को लागू करने के लिए हम जो है अगर मूल अधिकारों इस चीज को लागू करने के लिए अगर हम कोई अधिनियम लाते हैं और वो अगर 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 31 का उल्लंघन करता है तो आप जो है इसे शून्य घोषित नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें न्यायिक समीक्षा को भी सीमित करने की बात की थी। तो आप जब 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे तो क्या बात कही गई। एक तो 31C नया जोड़ दिया गया, जो हमने अभी पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 31A 31B या 31 जिसको हम बोल रहे थे, उसके साथ में एक 31 और जोड़ दिया गया। 31C में क्या कहा कि 39B और 39C जो कि भौतिक संसाधनों के सम वितरण से संबंधित था ये तो, और ये क्या था, भौतिक संसाधनों का या फिर धन का क्या नहीं होना चाहिए, संकेंद्रण, सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो है इकट्ठा किसी के पास में नहीं होना चाहिए। यानी कि 31C जोड़ा के क्या कहा गया कि 39B तथा 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संवितरण और संकेंद्रण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई अधिनियम पारित करती है तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31, इन अनुच्छेदों को और अच्छे से पढ़ेंगे, जब मूल अधिकार पढ़ लोगे तब चीजें समझ में आएगी कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित आ रहे हैं दोनों के दोनों, ये समता के अधिकार से संबंधित आ रहे हैं। 14, 19 और 31 जो है वो मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। यानी कि खुद संसद जो है वो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये दावा कर रही है, ये कह रही है कि हम जो है वो 39B और 39C जो कि समवितरण और संकेंद्रण से संबंधित अनुच्छेद है उनको लागू करने के लिए कोई अधिनियम लेकर आते हैं और वो अधिनियम भूले भटके आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 की भावना से कोई छेड़छाड़ करता है तो आप जो है इसको शून्य घोषित नहीं करोगे। और तो और आप जो है इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दोगे, आप इसे अवैधानिक भी घोषित नहीं करोगे। ये दोनों ही बातें वो कह रहा है। इसके अलावा 31(2) में क्षतिपूर्ति, जो अपन पूर्ण क्षतिपूर्ति वाली जो बात कर रहे थे ना, उसको क्षतिपूर्ति शब्द को हटा कर एक शब्द लिख दिया वहां पे राशि। यानी कि जो 25वां संविधान संशोधन 1971 है उसमें 3 बातें कही गई है। पहली बात ये कही गई है कि जो 25वां संविधान संशोधन 1971 में पहली बात क्या कही गई है कि 39B और 39C को लागू करने के लिए, जो कि संवितरण और संकेंद्रण से संबंधित है, को लागू करने के लिए कोई एक्ट अगर अधिनियम अगर सरकार लेके आती है, वो ये एक्ट जो है अगर जो है आपके अनुच्छेद, आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन करता है तो आप जो है इसको 31 का उल्लंघन करता है तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, शून्य घोषित नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आप इसको अवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हो, अवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो, मतलब न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर सकते हो, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। ये संपूर्ति और संवितरण है ना, तो इसी के संदर्भ में जो क्षतिपूर्ति जो शब्द है ना, जिसकी राड़, जिसकी लड़ाई पहले से चल रही थी, आप देखो ये क्षतिपूर्ति को पूर्ण क्षतिपूर्ति में बदल दिया, बाजार मूल्य चाहिए, मनमाना मूल्य नहीं चाहिए, तो ये क्षतिपूर्ति जो शब्द है इसी शब्द को ही बदल दिया और बदल के किसमें कन्वर्ट कर दिया, राशि शब्द में कन्वर्ट कर दिया। कौन से संविधान संशोधन में, 25वें संविधान संशोधन 1971 में। 24वें संविधान संशोधन 1971 में क्या कर दिया गया, 368(3) और 13(4) जो है वो जोड़ दिया गया। यानी कि यहां पर देखो कि पुनः जो है ये गोलकनाथ मामले के अगेंस्ट में पार्लियामेंट ने अगेंस्ट स्ट्राइक की है और अपने जो है अपने आप को वापस से जो है डोमिनेट साबित किया है। यानी कि आप यहां पर देखोगे तो ये जो है यहां पर इन दोनों ही मामलों में क्या कर दिया है, इन दोनों ही मामलों में क्या कर दिया है, सुप्रीम जो है आपके पार्लियामेंट जो है वो तो ऊपर चली गई है और फंडामेंटल राइट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या हो गई है, वो नीचे आ गई है। और आप देखो कि जब इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसके बाद में एक मेन मामला आता है
जिसको हम कहते हैं केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामले में ये तमाम सारा जो भी सिनेरियो है, इस पूरे ही सिनेरियो को बदल देती है। और केशवानंद भारती मामले में सरकार के अगेंस्ट में तो क्या है कि संसद और जो न्यायपालिका का जो चरण है, इसमें एक नया मोड़ शामिल होता है। और इस नए मोड़ के तहत केशवानंद भारतीवाद में एक ऐतिहासिक बेंच जो है वो बैठती है, जिसमें कि 13 जो जज है, संवैधानिक पीठ जो है वो बैठती है केशवानंद भारती मामले में। और केशवानंद भारती मामले में एक डिसीजन दिया जाता है जो कि 7-6 से दिया जाता है। और उसमें यह कहा जाता है कि ये जो लड़ाई चल रही है आपकी आर्टिकल 13, 2 और 368 की, उसको स्टॉप करो। हम आपको कहते हैं कि आप जो संसद है वो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। ठीक, यानी कि जो मूल आर्गुमेंट है वो ये कह रहा है कि 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है। ठीक, अब तो खुश हो जाओ, संसद को ये कह रही है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भैया आपने जो ये 25वां संविधान संशोधन किया है वो सही है। ठीक, कि भैया आपने जो भी किया है, जितना भी, कि भैया आप जो है क्या क्या करोगे, तो ये तमाम सारी बातें जो भी आपने कही है ना कि भैया 13(3), 13(4) कि भैया इस पे लागू नहीं होगा, वो तमाम सारी चीजें, तो वो बातें सही है। परंतु आपने जो ये बात कही है ना, वो बात तो गलत है कि न्यायालय जो है वो समीक्षा नहीं कर सकता। अभी देखो कैसे, हालांकि केशवानंद भारती मामले में इस बात पर इतना नहीं है, जब मेनका गांधी बात पढ़ेंगे तब वहां पर चीजें काफी ज्यादा है। तो 24वां व 25वां जो है आपने संविधान संशोधन किया है वो सही है। और जो संसद है उसको संविधान के किसी भी भाग में कोई भी बदलाव करने की अधिकार है, मूल अधिकारों में भी कोई भी बदलाव करने का अधिकार है। संसद जो है वो संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है, कोई भी बदलाव कर सकती है। परंतु आप जो है संसद, वो संविधान के जो मौलिक ढांचा है, संविधान निर्माताओं की जो आत्मा थी, संविधान निर्माताओं ने जो सोचकर संविधान बनाया है, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मर्म है, संविधान के को बनाने का जो उद्देश्य है, आप उसको नहीं रोक सकते हो। ठीक है, यानी कि आप संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और ये मौलिक ढांचा क्या है, तो ये मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर। और ये मौलिक ढांचा क्या है, तो मौलिक ढांचा जो है उसमें है आपका लोकतंत्र, उसमें है आपका निष्पक्ष चुनाव, उसमें है आपका शक्ति पृथक्करण, उसमें है आपका जो है गणराज्य, उसमें है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसमें है आपकी पंथ निरपेक्षता, उसमें है आपकी विधि के समक्ष समता या रूल ऑफ लॉ। ये तमाम सारी जो मूल आत्मा है ना संविधान की, वो तमाम सारी क्या है, मौलिक ढांचा। हालांकि यहाँ पर मौलिक ढांचे का मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार तो है भी नहीं मौलिक ढांचे के अंदर, शुरू में जब केशवानंद भारती ने बोला था। तो और दूसरी बात क्या बताती है, दूसरी बात ये बताती है कि ये जो मौलिक ढांचे की जो अवधारणा है ना, वो कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, ये निरंतर बदलती हुई, समय के साथ में विकसित होती हुई अवधारणा है। और इसकी समय समय पर व्याख्या करेगा कौन, न्यायपालिका। न्यायपालिका ने जैसे ही व्याख्या कर दी कि पंथ निरपेक्षता जो है वो मौलिक ढांचे का अंग है, तो आप भले पूरे संविधान में कोई भी बदलाव करो, परंतु आप मौलिक ढांचे में मौजूद पंथ निरपेक्षता शब्द से छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप मौलिक ढांचे में मौजूद लोकतांत्रिक शब्द से छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप मौलिक ढांचे में मौजूद गणतांत्रिक शब्द से छेड़छाड़ नहीं करोगे। ये तमाम सारी जो चीजें हैं जो कि मौलिक ढांचे का भाग है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते आप भले ही संविधान में बदलाव कर दो, क्योंकि संसद जो का अधिकार 368 के तहत संविधान में बदलाव का रखा गया है, परंतु आप जो है क्या नहीं कर सकते, आप जो है। और मौलिक ढांचे की अवधारणा क्या है, निरंतर विकासमान है, निरंतर विकासमान अवधारणा है। ऐसा किस वाद में कहा है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में जब ये बातें कही गई, तो फिर आपको पता है 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें न्यायपालिका की जो शक्तियां है उसको भी रोंदने के काफी सारे प्रयास किए गए थे। जैसे कि जो 42वां संविधान संशोधन है, उसको अगर हम देखें
42वां संविधान संशोधन 1976 को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहली बात तो जो न्यायिक समीक्षा बार बार मामलों की कर रहे हो ना, इस न्यायिक समीक्षा को ही जो है रोकने का प्रयास किया गया। अगर हम 42वें संविधान संशोधन को विस्तार में देखेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से न्यायपालिका को पूरी तरीके से, पहले तो यही देख लो, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले 1973 में 24 अप्रैल 1973 को क्या कहा गया कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। ऑब्वियसली बात है, पहले 24वां और 25वां चल रहा था, उसी को चुनौती दी, पर न्यायालय दोनों को मान्यता दी, दोनों को मान्यता दे दी और कहा कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, और परंतु बुनियादी ढांचे से आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये जो बहुमत 7-6 के बहुमत से ये निर्णय पारित हुआ था। बुनियादी ढांचा कोई तथ्य नहीं है, ये अवधारणा है जिसकी न्यायालय समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट 31C के दूसरे भाग को अवैधानिक घोषित कर न्यायिक पुनरावलोकन को वापस बहाल किया। अच्छा, ये जो है यहां पर जो आप देखो कि 31C का दूसरा भाग, 31C का दूसरा भाग क्या था, तो ये देखो आपने जब 31C जोड़ा है, ये 31C जब जोड़ा है तो इसके दूसरे भाग में मैंने बताया था कि आप इसको न्यायालय में चुनौती भी नहीं दोगे। यानी कि ये देखो, ये यहां पर जो दूसरे बात की हमने बात की थी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये 31C जब हमने जोड़ा है, 31C, हाँ यहां पर 31C जब हमने जोड़ा है तो 31C में जो ये जो दूसरा वाला जो भाग है, इसमें हमने ये कहा था, ये बेसिकली क्या था, ये 39B और 39C वाली जो बात हमने की है वो 31C में ही तो की है। ठीक है, तो 31C का ये तो पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हमने क्या कहा कि न्यायपालिका में इसको चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो ये जो दूसरा भाग है इसी को ही अवैधानिक घोषित कर रहा है। 25वें संविधान संशोधन के दूसरे भाग को अवैधानिक घोषित कर रहा है कौन, केशवानंद वाला मामला। ये देखो, केशवानंद वाला मामला जो है 31C के दूसरे भाग को, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा के ऊपर था, को अवैधानिक घोषित कर न्यायिक समीक्षा को, न्यायिक पुनरावलोकन को वापस बहाल करता है। ठीक है, तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ है तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भैया ये जो 31C है ना, उसका विस्तार केवल और केवल 39B और 39C को लागू करने तक ही नहीं है। 31C का विस्तार बहुत कुछ है कि आप पूरे का पूरे डीपीएसपी को लागू करने के लिए पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल है 14, 19, 31, उसको आप रोन सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, और इन्होंने जो है ये भी कह दिया कि भैया इसको आप अवैधानिक भी नहीं कर सकते हो। फिर एक कदम और आगे बढ़ के जो 368 में 3 तक ही आर्टिकल थे, पहले तो 2 तक ही थे, 368 3 के भैया 13(2) जो है 368 पर लागू नहीं होगा। 368 में चौथा आर्टिकल और जोड़ दिया और चौथे आर्टिकल में क्या कहा, ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, वही न्यायिक पुनरावलोकन को वापस रोकने की बात कर रहा है। 368(5) क्या कह रहा है कि संसद को संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति होगी। तो ये जो है आप देखो कि ये जो 368 में हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से केवल और केवल 2 ही आर्टिकल थे, तो इन्होंने जो है 368 में 368 3 जोड़ दिया था पहले ही, कि वही बात जो मैंने आपको बताई थी पहले कि 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है। तो इसी 368 में जो है उन्होंने 2 और आर्टिकल जोड़ दिए, 368(4) और 368(5). 368(4) में तो कह रहे हैं कि भैया कि जो भी हम संशोधन करेंगे ना वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कर ही नहीं सकते आप, न्यायालय में उसको ले जा ही नहीं सकते, न्यायालय उसको उसके मामले में डिसीजन ही नहीं दे सकता। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू जो किया जाता है उस पर रोक लगा दिए। 368(5) में ये कह रही है कि संसद इतनी संप्रभु है, संसद के पास में इतनी पावर है कि संविधान के किसी भी भाग में कोई भी बदलाव कर सकती है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है संसद की, उसको क्या कर दिया, लिमिटलेस, यानी कि असीमित कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया, असीमित कर दिया। तो इस प्रकार से आप ये यहां पर देखोगे तो कौन कौन सी बातें यहां पर और की जा रही है। 25वें संविधान संशोधन की इस वाली बात को तो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था कि कौन से वाले मामले में, आपके केशवानंद भारती वाले मामले में। और इसी बात को 42वें संविधान संशोधन में वापस जो है वो ये कह रहे हैं कि एक तो 368(4) हमने जोड़ दी है, 368(5) हमने जोड़ दी है। 368(4) में तो हमने कह दिया है कि आप जो है जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते। 368(5) में हमने कह दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है, हमारी असीमित शक्ति है। ठीक है, संसद की असीमित शक्ति है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन में ये जो मूल बातें हैं वो इन्होंने कह दी थी। अब 42वें संविधान संशोधन को एक बार वापस देखते हैं कि उसमें और कौन सी बात ऐसी कही गई कि 31C का जो विस्तार है वो जो है आप क्या करोगे, सभी जगह लागू करोगे। अब देखो एक और जो चीज है जो कि पहली ही चीज थी कि 31C का जो विस्तार है,
वो पूरे के पूरे, जैसे 31C का विस्तार जो पहले केवल यही देखा ना आपने कि 39B और 39C ही देखा था, 39B और 39C, वो ये कह रहा है कि 31C का विस्तार पूरे डीपीएसपी पे कर दो, और डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर आप 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर रहे हो ना, तो आप न्यायालय में उसको प्रश्नगत नहीं करोगे या इसको अवैधानिक अवैधानिक घोषित नहीं करोगे, अवैधानिक घोषित नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तीन बातें जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत आती है, और वो किस प्रकार से चाहे डीपीएसपी को लागू करना हो फंडामेंटल राइट के ऊपर, या फिर संसद को असीमित पावर देना हो, या फिर जुडिशियल रिव्यू को रोकना हो, वो तमाम सारी बातें यहां पर कर रहा है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में जुडिशियल रिव्यू वाली जो चीज है उसको जो है रोक दिया था, जो कि 25वें संविधान संशोधन में जो बात कही गई थी कि भैया आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा कि भैया जुडिशियल रिव्यू तो हम करेंगे। यानी कि 31C का जो दूसरा भाग था, 31C का पहला भाग तो जो है आपके डीपीएसपी वाला आर्टिकल से संबंधित था, तो 39B 39C, और ये जो 31C का जो दूसरा वाला भाग था वो जुडिशियल रिव्यू से संबंधित था, उसको भी यहां पर जो है रोक दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में वापस ये कर दिया। अब इसके बाद में वापस मिनर्वा मिल्स केस आता है। मिनर्वा मिल्स जब आपके जो है आपातकाल हट जाता है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आता है, तो वो कहता है कि भैया ये जो है ना आपने पहली बात गलत की है, दूसरी बात भी आपने गलत की है कि भैया जो है आप जो है कि क्या क्या नहीं कर सकते, इसको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की असीमित कैसे, मतलब जब न्यायिक समीक्षा हम करेंगे, अगर आपने संविधान के मूल भावना मौलिक ढांचे का उल्लंघन किया है तो आपको असीमित कैसे अधिकार होगा। इसी प्रकार से जो 31C का जो विस्तार है इसको भी जीरो घोषित कर दिया गया। ये किसमें किया गया? मिनर्वा मिल्स मामले में किया गया। तो ये कुल मिलाकर जो है आपके संसद और न्यायपालिका में जो चलने वाला जो टसल है उसके बारे में एक ओवरऑल लेक्चर बनाने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, परंतु आप एक बार फंडामेंटल राइट पढ़ लोगे और फिर इस वीडियो को वापस देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप आराम से इजी गोइंग किसी भी लेक्चर के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और अगर उस लेक्चर में कोई समस्या आती है तो अगर कोई मेजर समस्या वास्तव में रिकॉग्नाइज की जाती है तो उस लेक्चर को वापस भी रिकॉर्ड कर दिया जा सकता है। तो आप निसंकोच होकर अपने रिव्यू जो है वो आराम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आपके सुझाव हमारे तक पहुंचा सकते हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में क्या कहा? 31C के विस्तार को चुनौती दी। ठीक है, तो भैया 31C का विस्तार इतना कैसे कर सकते हो आप? जैसे कि 42 में कहा ना, 31C का विस्तार कर दिया, ठीक है, सभी डीपीएसपी को लागू करने हैं, तो इसको जो है हम कम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूर्ववर्ती स्थिति, जो पहले वाली स्थिति थी ना कि आप 39B और 39C तक ही लागू कर पाओगे, वहां तक जो है उसको स्थिति को बहाल कर दिया और इसे अवैधानिक घोषित कर दिया। किसको अवैधानिक घोषित कर दिया? ये जो 31C का विस्तार है इसको अवैधानिक घोषित कर दिया। 368(4) और 368(5) को भी अवैध घोषित कर दिया, 368(4) और 368(5) को भी अवैध घोषित कर दिया, और न्यायिक पुनरीक्षण का संविधान का आधारभूत ढांचा बना दिया। यानी कि आप जो न्यायपालिका जो पुनरावलोकन कर रही है, न्यायपालिका जो समीक्षा कर रही है, न्यायिक समीक्षा जो की जा रही है, जुडिशियल रिव्यू जो किया जा रहा है, ये मौलिक ढांचे का अधिकार, ये मौलिक ढांचे का पार्ट है। अब तो आप इसे छेड़ ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा था ना कि लोकतंत्र, आपके जो है निष्पक्ष चुनाव, आपके जो है पंथ निरपेक्षता, आपके जो है गणराज्य, स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समता, स्वतंत्रता, ये तमाम सारे जो आधारभूत गुण है, इनको जिस प्रकार से आप नहीं छेड़ सकते, इनको जैसे प्रकार से आप संविधान से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू भी आधारभूत ढांचे यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसे नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें निष्कर्ष क्या मिलता है। तो निष्कर्ष ये मिलता है कि फंडामेंटल राइट, अभी देखो ना हमने ये देखा कि जो 31C क्यों जोड़ा गया। 31C पहले तो इस बात पर जोड़ा गया कि 39A, 39B और 39C को लागू करने के लिए आप जो है 19, 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हो। फिर 42वें संविधान संशोधन में 31C का विस्तार पूरे डीपीएसपी तक करके और फिर कह रहा है वो कि जो है आपके 14, 19 और 31 का हम उल्लंघन कर सकते हैं। हालांकि फिर बाद में इसको मिनर्वा मिल्स केस में इसको रद्द कर दिया, इसको तो पहले भी मान लिया था। तो ये जो मूलतः ये देखो ना आप कि 31C मतलब ये क्या है, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है और ये जो है आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आपस में क्या द्वंद्व पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो न्यायालय ने कहा कि भैया ये दोनों जो है एक ही रथ के दो पहिए हैं। ठीक है, इन दोनों का ही उद्देश्य जो है वो मानव कल्याण करना है। जैसे कि 39B 39C का उद्देश्य समवितरण और संकेंद्रण को रोकना है, जबकि आप देखो 14, 19 और 31 जो है इसका क्या उद्देश्य है? इसका भी लोगों के जो है कल्याण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या फिर विधि के समक्ष समता है, संपत्ति के अधिकार है, या इसको जो है
वो कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे 31 का उल्लेख नहीं है, क्योंकि 31 जो आर्टिकल है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर ही समाप्त कर दिया गया, तो मिनर्वा मिल्स केस में इसका उल्लेख नहीं है। तो आप ये देखो कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, इनके उद्देश्य क्या है, समान है। दोनों के ही उद्देश्य मानव कल्याण है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, ना कि एक दूसरे के विरोधी है। एक ही गाड़ी के दो पहिए है, हमारा समाज इन दोनों से ही मिलकर आगे बढ़ सकता है। इसके बावजूद भी अगर कोई टकराव होता है तो फिर हम फंडामेंटल राइट को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत ही मुश्किल से, जैसे कि कल अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट जो है वो काफी मात्रा में जो है वो बड़ा है। जब आप लीगल राइट, निजी राइट, सिविल राइट, प्राकृतिक अधिकार, इन तमाम सारे अधिकारों की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से जो है इनसे अलग है। तो वो तमाम सारी जो बातें जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि भैया मौलिक अधिकार तो काफी मुश्किल से, काफी लंबे ऐतिहासिक संघर्ष के बाद में विश्व में आया है। तो इसको इतना इजी गोइंग हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने जो है फंडामेंटल राइट को, अगर इन दोनों में टकराव, वैसे तो टकराव होगा नहीं क्योंकि पूरक है, दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है, दोनों का उद्देश्य देश को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे तो टकराव होगा नहीं। पर अगर टकराव होता है तो हम क्या है, फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता देंगे। जब हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं तो आधारभूत ढांचे में हमको कई सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे एक तो संविधान सबसे ऊपर है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की विशेषता में भी हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है, हमारा सर्वोच्च है। हमारे यहाँ पर क्या है, रूल ऑफ लॉ है, क्या है, कानून का शासन है। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर के पार्ट है। यानी कि संसद भले ही कितनी मेजोरिटी आ जाए, भले ही न्यायपालिका भी उससे सहमत हो जाए, न्यायपालिका तो खैर क्यों ही सहमत होगी, भले ही संसद के पास में कितनी ही मेजोरिटी आ जाए, वो इस मौलिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। भले ही वो मौलिक अधिकारों में जो है ऊपर नीचे कर दे, भले ही वो संसद के किसी भी भाग को उलट पुलट कर दे, परंतु मौलिक ढांचे, जिसका की अंग है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसका की अंग है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कि भैया जो आपकी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, या फिर हमारे इंडिया में जिस प्रकार से जुडिशरी और पार्लियामेंट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, हाँ, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जैसे कि हमारे संघवाद है, आपको पता है कि संघवाद को भी बदला नहीं जा सकता। पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता भी मौलिक ढांचे का भाग है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो हमारा देश है, ये भी क्या है, मौलिक ढांचे का भाग है। संसदीय प्रणाली जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसका की मूल भावना क्या है कि मंत्री परिषद जो है वो उत्तरदायी होगी, कार्यपालिका उत्तरदायी होगी संसद के प्रति, निम्न सदन के प्रति। ठीक है, जैसे कि हमारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। आप भले ही कितनी मेजोरिटी में हो, आप जो है चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते हो। ठीक है, वो बैलेंस नहीं करवा। हमारे जो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है, या फिर समाजवाद के भीतर जो इंट्रिंसिक वैल्यू विद्यमान है कल्याणकारी राज्य का, उसको भी आप नहीं बदल सकते। तो ये जो लेक्चर था वो बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आता तो मूल अधिकार के बाद में भी पढ़ सकते हो, फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों को पढ़ने के बाद में भी पढ़ सकते हो, और इसको पहले भी पढ़ा जा सकता है। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके सुझाव मुझे बता सकते हो। और अगेन मैं आपको कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पर फोकस रहें और क्लास को देखने के बाद में सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे कि पिछली वाली क्लास में जो है मैंने बताया था कि डेप्थ में स्टडी कैसे की जावे, तो उसको ही पालित करके आगे आपको बढ़ना है। हालांकि वहां पर जो आपको पता है कि मैं 36 अनुसूची सही ढंग से ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाया, 10वीं अनुसूची नहीं पढ़ा पाया, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित जब चैप्टर होंगे, जैसे कि जो दल बदल वाला जो कानून है वो संसद वाले चैप्टर में मैं पूरा कवर कर लूंगा। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर छूट जाती है तो आगे वाली क्लास में निश्चित रूप से कवर कर ली जाएगी। इसके अलावा जैसे अगला जो हमारा क्लास होगी वो होगी फंडामेंटल राइट के ऊपर। फंडामेंटल राइट किस तरीके से इवोल्व हुए हैं इतिहास में, विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में, अमेरिका से, ब्रिटेन से किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से जो है आप देखोगे कि एक रिवोल्यूशन था, भारत में हम पैदा हुए हैं इसलिए यहाँ पर हमको इतने सारे अधिकार मिले। यही कि ये अब सऊदी अरेबिया में चले जाओ तो आपको पता लगेगा कि महिला और पुरुष समान है कि नहीं है। तो तमाम सारी चीजें हम जो है नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसके अंदर कवर करेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें जो है जरूरतमंद व्यक्तियों या फिर इनको जो है लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आप कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप आराम से निश्चिंत रूप से बिल्कुल बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भैया क्लास में जो है हमें ये दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें सुधार करूं और आपकी उस समस्या को एड्रेस किया जाए। हमारे यहाँ पर जो है रिव्यू सिस्टम बहुत ही अच्छा है। आप अपना कमेंट बताएं और फिर हम जो है उसके ऊपर वर्क निश्चित रूप से करेंगे। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।